कभी राजनीति होगी, आपके 100 राजनीति के तरीकों में क्या ये आ सकता है? मुझे अच्छा लगा आपने पूछा। मैंने इस सवाल पे कम सोचा था। मेरे मन में एक दूसरा सवाल रहता है जो हमारे महाराष्ट्र के कुछ दूसरे साथियों ने उठाया, परित्यक्ता का जो सवाल है, जो मुझे लगता है इतना बड़ा। घूमता हूँ, गाँव में जाता हूँ, हर गाँव में इतनी परित्यक्ता महिलाएं हैं, पर पता नहीं क्यों वो सवाल कभी राजनीति में उठाया नहीं जाता। जो वेश्याओं का सवाल है, सेक्स वर्कर्स का सवाल है, ये बिल्कुल उससे जुदा सवाल है, एक अलग सवाल है, जिस राजनीति का पहला कदम होगा कि हम उन्हें एक क्रिमिनल की बजाय क्राइम के विक्टिम के रूप में देखना शुरू करें, वो एक पहला कदम होगा, हमारी नजर बदलना। जैसे ही हम अपनी नजर बदलेंगे तो शायद बाकी और रास्ते खुलेंगे। लेकिन राजनीति में बहुत चीजों का पहला कदम यही होता है, अपना नजर बदलना, रुख बदलना उसके बारे में। तो आपने उठाया, मुझे अच्छा लगा। कह रहे हैं कुछ जनरलाइज सवाल है। भारत के स्वतंत्र होकर 70 साल हो गए हैं, हम किस राजकीय ट्रस्टी को स्वतंत्र हो गए जिसके परिणाम हम आज देख रहे हैं? क्या इस आज़ादी की परिस्थिति को सामाजिक रिफॉर्म करना पर्याप्त है क्या? मैं पूरा समझ नहीं पा रहा। पूंजीवादी विचार और आचार का मुकाबला वैकल्पिक राजनीति कैसे करेगी? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं। सांस्कृतिक विकल्पों का संगठन और संतुलन मीडिया पार्टी के जरिए कैसे किया जाएगा? राजनीति में युवकों का क्या स्थान होगा? उन्हें कैसे आकृष्ट करेंगे आप? मैं समझता हूँ युवकों को आकृष्ट करने के लिए एक चीज जो हम नहीं करेंगे वो ये कि युवकों को विशेष बेरोजगारी भत्ता देना। मेरी पुरानी मान्यता है कि युवाओं को राजनीति में आकृष्ट करने के लिए, युवाओं के स्वार्थ के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। युवाओं को राजनीति के लिए आकृष्ट करना है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको लाठी देंगे, आपको गोली देंगे, आपको जेल देंगे और शायद एक अच्छे हिंदुस्तान का सपना देंगे। ये युवाओं को पूंजीवादी विचार और आचार का मुकाबला वैकल्पिक राजनीति कैसे करेगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो विकास का जो एक मॉडल बन गया है देश में, आप उसे पूंजीवाद नाम दे सकते हैं, वो एक शायद ठीक नाम है, लेकिन मैं समझता हूँ एक उस मॉडल का हिस्सा था जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों में था। मुझे उस दोनों से ही चिंता रहती है। विकास का ये जो एक पश्चिम से लिया हुआ मॉडल हमारे पास आ गया है, जब तक हम उस मॉडल का विरोध नहीं करेंगे तब तक हम एक आर्थिक न्याय और उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो मैंने कहा मोदी जी का जो मॉडल है उसका विरोध करना है तो हमें जो विकास डेवलपमेंट का जो डोमिनेंट पैराडाइम है आज, उसका विरोध करना होगा। यानी कि जो आज के पैराडाइम में प्रोडक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके अंत में टैक्स लग जाता है, उसके अंत में आप चिंता शुरू करते हैं अब इसका बंटवारा कैसे हो। फिर आप कोई मनरेगा सोचते हैं, कोई स्कीम सोचते हैं जिसके जरिए बंटवारा होता है। अगर हमें विकास के सवाल पे नए सिरे से सोचना है तो हमें प्रोडक्शन के ऐसे तरीके सोचने होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करें। ये प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन को सोचने का जो सवाल है, और ये जो डोमिनेंट पैराडाइम है डेवलपमेंट का, वो ऐसा है कि उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि वो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकता। और दूसरा उसके जो इकोलॉजिकल सवाल है, पूरे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के सवाल है, उस सब पे भी सोचना होगा। तो इसको अगर आप पूंजीवाद कहते हैं तो हाँ, पूंजीवाद को दोबारा सोचना होगा। 2014 के चुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा के विकल्प में राजनीति की भाषा बात हो रही थी। आज भाजपा के विरोध में वैकल्पिक राजनीति की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? भाजपा को और आरएसएस को एक साथ विरोध करना चाहिए। एक स्ट्रेटजी जो नहीं होनी चाहिए वो मैं कह सकता हूँ, भाजपा विरोधी मोर्चे बनाने की राजनीति आत्मघाती है। ये जो बिहार में हो रहा है कि जदयू और राजद एक साथ मिलकर भाजपा विरोधी मोर्चा बना रहे हैं, मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो मुख्य धारा की राजनीति है यही खेल खेलेगी। पहले कांग्रेस के विरुद्ध गैर कांग्रेस मोर्चा हुआ करते थे, अब देश में भाजपा के विरुद्ध भाजपा विरोधी मोर्चे बनेंगे राजनीति। भाजपा के विरोध करने का ये तरीका नहीं है, क्योंकि इन सब मोर्चों से भाजपा और ज्यादा गहरी होगी। बिहार के इस प्रयोग से
राष्ट्रीय जनता दल और जदयू बहुत उत्साहित हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, लेकिन दीर्घकाल से में उससे बिहार की राजनीति अब भाजपा बनाम गैर भाजपा परिभाषित होने लगी और ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विजय है, चाहे वो 10 उपचुनाव हार गई। तो भाजपा विरोधी मोर्चे बनाना सबसे बड़ी पराजय होगी। भाजपा का अगर विरोध करना है तो जैसे मैंने कहा, उन 3 बुनियादी चिंताओं का एक विकल्प देने की राजनीति खड़ी होनी होगी जिसके बेसिस पे भाजपा सत्ता में। अगर उन चीजों को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो इन छोटे छोटे खेलों से हो सकता है कभी छोटी सी सफलता मिल जाए। उपचुनाव हुए, हम कई लोग बहुत उत्साहित हो गए थे उपचुनाव के परिणामों को देख के। सच ये कि मुझे भी थोड़ा सा उत्साह हुआ था वो देख के, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1 महीने बाद। तो मैं समझता हूँ राजनीति में दीर्घकालिक चीज सोचे तो बेहतर है। एक फंक्शनल duty of a political party is also to sensitize the public about any issue, to mobilize the issue in common people and hence influence pressurized policy matters. How it can be achieved through alternative politics, how the tolerance and society could be sustained through political activism. बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीतिक शिक्षा राजनीति का बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूँ कि उसी प्रक्रिया के हम सब अंग हैं जो हम अब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं एक चीज़ यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ और वो ये कि हमारी पार्टी दिन रात इस काम में लगी हुई है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अक्सर मैं जब लोगों को मिलता हूँ वो पूछते हैं आजकल आप कुछ बोल नहीं रहे, आजकल, या कोई कहते हैं देखो वो बड़ा सवाल हुआ, देखो नर्मदा वाला मामला हुआ आप कुछ नहीं बोले, यहाँ पे पर्यावरण को हुआ आप कुछ नहीं बोले, यहाँ सांप्रदायिक दंगा हुआ आप कुछ नहीं बोले। मैं एक बात केवल कहना चाहता हूँ क्योंकि कई कार्यकर्ता भी हैं और कई लोगों के मन में सवाल रहता है, वो ये कि हम हर विषय पर बोल रहे हैं, दिन रात हम इस पे बोल रहे हैं, प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया ने उसे छापना बंद कर दिया। तो मीडिया हमें छाप नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल नहीं रहे। बिल्कुल ड्यूटी है, आपने प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल की बहुत बड़ी ड्यूटी ये है कि वो हर सवाल पे, चाहे वो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, उस पर क्या विकल्प सोच हो सकती है, उस सोच को स्थापित करना बहुत बड़ा काम है और उसका हम भी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलकर उसका प्रयास कर रहे हैं। How much BJP and RSS will succeed in fascist propaganda and totalitarianism, and how to fight fascism of RSS and BJP? मैं आमतौर पे अपने बातचीत में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, फासिज्म और ये सब। उसका कारण बहुत साधारण है, इसलिए नहीं कि मैं इन्हें बुराई नहीं मानता। बीजेपी RSS जो कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा इतना ही आग्रह होता है कि हमें अपनी बीमारी का अपना नाम देना चाहिए। अपनी बीमारी को हम किसी और की शरीर पे देखिए कि उसका नाम दें, ये मुझे पसंद नहीं आता। और ये हमारी बहुत पुरानी, हमारे समाज की एक और बीमारी है कि हम यूरोप के इतिहास में अपने सपने भी देखते हैं, अपनी बीमारियां भी देखते हैं। मैं समझता हूँ कि एक वैचारिक स्वाधीनता, वैचारिक स्वराज का एक न्यूनतम लक्षण होना चाहिए कि सपने भी मेरे अपने हो, बीमारियां भी मेरी अपनी। तो ये RSS BJP बीमारियां हैं, लेकिन मेरी अपनी बीमारियां। तो इन्हें मैं फासिज्म वगैरह इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो किसी और की बीमारियां थी। जो इसका मुकाबला कैसे करेंगे, मैंने यही कहा, इसका मुकाबला यही हो सकता है कि हम सांप्रदायिकता के सवाल पे सच बोलना शुरू करें, चाहे वो सच थोड़ा सा इनकन्वीनियंट। जैसे कल मैंने एक बात कही और मैंने बहुत डरते हुए कही थी कि कहीं उसको प्रेस तोड़ मरोड़ के ना पेश कर दे। किसी सज्जन ने मुझसे पूछा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति होती है अल्पसंख्यकों के साथ। मैंने कहा कि दरअसल ये सच है, ये सच है कि हमारे देश में कुछ मुद्दों पे, कुछ सांकेतिक प्रतीकात्मक मुद्दों पे अल्पसंख्यकों को, उसमें भी विशेष तौर पे मुस्लिम समाज को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि उस समुदाय की सिस्टेमेटिक नेग्लेक्ट होती है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है। मैंने कल कहा
जिस समाज में औरत को बिल्कुल पर्दे में ढक के रखा जाता है, उसकी कोई जगह नहीं होती, वहां हमेशा स्पीच देते वक्त आप शुरू कहते हैं नारी शक्ति की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसको आपको ढक के रखना है, उसका मुंह बंद करके रखना है। इसी तरह से जिस समाज में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, उनको पिछड़ा रखा जाता है, उनको पिछड़ा रखा जा सके इसके लिए उन्हें कुछ सिंबॉलिक कंसेशन दिए जाते हैं। अब ये पूरी बात कह सकना बेहतर होगा, बजाय कि हम ये कहें कि नहीं 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 ऐसा पुष्टिकरण कुछ हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस सारे सवालों पे यदि हम एक तो पूरा सच बोलना शुरू करें, सच के दोनों पहलू आराम से बिना डर के बोलना शुरू करें, और दूसरी एक बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे आरएसएस की जो एक सांस्कृतिक वो है रोग है, वो एक चिंता से उपजता है, और वो चिंता ये है कि क्या हम अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपरा से कोई रिश्ता नहीं बना के रख सकते। और ये बात सच है कि इस देश के तमाम बुद्धिजीवी, इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के बड़े ओपिनियन मेकर, ये सब लोग हमारी समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा इससे कट चुके हैं। महाराष्ट्र में शायद थोड़ा सा कम है, महाराष्ट्र के अभी भी पढ़े लिखे लोगों को मैं थोड़ा सा मराठी बोलते हुए सुन लेता हूँ कभी कभी, शायद वो घर में मराठी का अखबार भी मंगा लेते हैं। दिल्ली में तो मैं किसी को नहीं देखता, थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन घर में सिर्फ अंग्रेजी का अखबार है। अपने बच्चों से ऐसी अंग्रेजी में बात करता है जिसमें आमतौर पर कुत्तों से बात की जाती है, सिट डाउन, गेट अप, गो आउट, इस तरह से भाषा बोलने की कोशिश करता है। ये तो एक सांस्कृतिक रोग है ना, ये तो मानसिक गुलामी है ना। इसके बारे में हमारे देश का प्रबुद्ध वर्ग बोल क्यों नहीं पाता? जब हम बोल नहीं पाते इन सब चीजों के बारे में, जब हम अपने देश में इस तरह के सांस्कृतिक व्यवहार करते हैं जो हमारे देश की संस्कृति से, इसकी सभ्यता से, इसकी परंपराओं से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, तो उसके जवाब के रूप में एक और बीमारी, इस बीमारी को काटने के लिए एक दूसरी बीमारी पैदा होती है। तो एक सांस्कृतिक गुलामी की बीमारी है, उसके जवाब में दूसरी बीमारी पैदा होती है, हिंदुत्ववादी और आरएसएस वाली बीमारी। इससे यदि बचना है तो हमें खास तौर पे हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग को, पढ़े लिखे लोगों को, हिंदुस्तान के एलीट को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, हमारे इस देश में कोई एक परंपरा थोड़ी है, कोई एक सभ्यता थोड़ी है, पता नहीं कितनी हमारे पास परंपराओं की वो है धरोहर है, उससे जुड़ना होगा। मैं बार बार दिल्ली में कहता हूँ, देश के जो बड़े बड़े ओपिनियन मेकर हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनसे अगर आप ये बात पूछें, हो सकता है महाराष्ट्र पे ना लागू होती हो तो मुझे क्षमा करें, उनसे अगर आप पूछें कि पिछली बार आपने कोई किसी भी भारतीय भाषा में एक किताब कब पढ़ी है, या आपने एक पन्ना किसी भी भारतीय भाषा में कब लिखा था, तो इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहेंगे स्कूल के टाइम पे। जिनका इतना कटाव है इस देश से, वो कैसे इस देश के एक बौद्धिक नेता हो सकते? तो हमारी परंपराओं से जुड़ना, हमारी भाषाओं से जुड़ना, हमारी संस्कृति की विभिन्न धाराओं से जुड़ना इस बीमारी को काटने का तरीका है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आरएसएस की बीमारी से लड़ना है तो नेहरू जी के सेकुलरिज्म से काम नहीं चलेगा, उसके लिए महात्मा गांधी का सेकुलरिज्म लाना होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीतिक विचारधारा खत्म हुई और मध्यम वर्ग एक तरह से डिसेंसिटाइज हुआ। और मैं समझता हूँ पिछले 2 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि ये, पिछले 2 वर्ष में जिसे हम अन्ना आंदोलन कहते हैं, जन लोकपाल आंदोलन कहते हैं, उसके बाद जिसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे देश का वो बड़ा वर्ग जो कहता था राजनीति नाम न लो, मतलब पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, उन लोगों ने इस देश में राजनीति में रुचि लेनी शुरू की, राजनीति को बदलने का ख्वाब देखा। उनमें से हो सकता है कुछ लोग आज हमसे नाराज चल रहे हैं, उन्हें हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि अरे तुमने
सपना तो जगाया लेकिन तुमने ठीक काम नहीं किया, ऐसा बार बार जब बाहर जाता हूँ। लेकिन कम से कम वो हमें रोक के कुछ कहते तो हैं। जो मुझे कहीं भी रोकता है, सड़क पे रोकता है कहीं, वो आप लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन ये जो दिल्ली में आपने सरकार छोड़ दी ना, ये अच्छा काम नहीं किया इत्यादि। जब भी मैं सुनता हूँ मेरे मन में उम्मीद बढ़ती है, इसलिए कि इस व्यक्ति ने मुझे रोका। 5 साल पहले अगर उसको कोई और नेता दिख जाता, या आज भी उसको कोई एनसीपी का नेता दिख जाएगा, कोई शिवसेना का दिख जाएगा, कांग्रेस का दिख जाएगा, वो उसे रोकेगा नहीं। हमें रोक के हमें गाली देते हैं, रोक के लोग गुस्सा व्यक्त करते हैं, रोक के जो कहता है वो इस देश में इन्वेस्ट कर रहा है। जो हमें रोक के गाली भी दे रहा है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राजनीति में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस पिछले 2 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि लोगों ने राजनीति में इन्वेस्ट करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। और ले दे के सबसे बड़ा गर्व मुझे अगर आम आदमी पार्टी में होने का होता है तो वो ये कि हम उस वाहन, उसका एक निमित्त बने, उसके एक वाहन बन सके, जिससे इस देश के उस वर्ग ने, जिसने राजनीति से बिल्कुल अपना सब कुछ काट लिया था, छोड़ दिया था, जो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। क्योंकि जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, जब तक वो इस देश के बड़े सरोकार से नहीं जुड़ेगा तो देश के बड़े सवाल नहीं उठेंगे। जो इस देश का आजादी का आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन बना क्योंकि मध्यम वर्ग इस चीज से, उसकी चिंताओं से जुड़ा। मध्यम वर्ग को इस देश की चिंता से जोड़ने का जरिया राजनीति बनी। इसी तरह से पिछले 2 साल में ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेके आम आदमी पार्टी तक की जो यात्रा है, वो इस देश को जगाने का माध्यम बनी। और सिर्फ जगाने का नहीं, केवल राजनीति से जोड़ने का नहीं, इस देश के मध्यम वर्ग के इतने लोगों को भारत से जोड़ने का माध्यम बने, इंडिया और भारत के बीच में लिंक माध्यम बने राजनीति। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको हम आगे ले जा पाए तो बड़ी